आइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड शब्द की अगर हम बात करें, अंग्रेजी शब्द है ये जो है ना अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी, और इसका हिंदी होता है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट। देखिए, कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की हम बात करें तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है आपको किया गया था। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसमें क्या था जानते हैं? इसमें यह था कि हर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीट आरक्षित था। जो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा में हर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीट आरक्षित किया गया था। हर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है आपको सीट आरक्षित किया गया था। सीट आरक्षित किया गया था, सीट। और आपको यह भी प्रावधान किया गया था कि उस समुदाय के लिए चुनाव अलग होगा। हर समुदाय के लिए अलग अलग चुनाव होगा और उस चुनाव में जिस समुदाय के लिए चुनाव होगा उसी समुदाय के उम्मीदवार होंगे और उसी समुदाय के मतदाता होंगे। अर्थात सांप्रदायिक पंचाट में हर समुदाय, जैसे सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, दलित, सभी के लिए सीट निर्धारित किया गया और सभी के लिए अलग अलग चुनाव यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और कहा गया कि जैसे सिखों के लिए जो सीट आरक्षित है उसके लिए जो चुनाव होगा उस चुनाव में उम्मीदवार भी सिख होगा और मतदाता भी सिख होगा। उम्मीदवार भी सिख होगा और मतदाता भी सिख होगा। फिर दलितों के लिए चुनाव होगा तो उसमें उम्मीदवार भी दलित होगा और मतदाता भी दलित होगा। उम्मीदवार भी दलित होगा और मतदाता भी दलित होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है आपको, इस प्रकार की व्यवस्था जो है आपको, इस प्रकार की व्यवस्था जो है आपको कम्युनल अवार्ड में किया गया था। और देखिए, अगर हम देखें तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते हुए उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को अल्पसंख्यक मानते हुए उसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक तो 1909 में ही मान लिया गया था। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को अल्पसंख्यक 1919 में माना गया। और देखिए, हाय क्या जानते हैं, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के तहत, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन
1930 से 1932 के बीच में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और भीमराव अंबेडकर साहब के वजह से ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, जिसमें हिंदुओं में उच्च जाति का हिंदू और दलित हिंदू, तो जो दलित हिंदू था, इस सांप्रदायिक पंचायत की बड़ी विशेषता यह है कि इस सांप्रदायिक पंचायत के जरिए दलित को भी अल्पसंख्यक माना गया और दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ये अंग्रेजों की सोची समझी एक चाल थी। जिस प्रकार अंग्रेज 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरा खाई पैदा कर दिया, उसी प्रकार दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के जो है उच्च जाति के हिंदू और दलित जाति के बीच जो है एक गहरा खाई अंग्रेजी सरकार पैदा करना चाहता था। जब सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड आया, तो फिर आपको गांधी जी पूना के यरबदा जेल में बंद थे। गांधी जी को जब जानकारी मिली तो गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की शुरुआत किया और गांधी जी ने यह घोषणा किया कि यह सांप्रदायिक पंचायत में दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, जब तक ये वापस नहीं होगा हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे हम मर ही क्यों ना जाएं। इसके बाद इस सांप्रदायिक पंचायत को वापस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही करवा सकते थे। तो फिर पूना के यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। और यह पूना समझौता मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के प्रयास से ही पूना समझौता हो पाया था। और जब गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ आमरण अनशन किए थे, तो इसकी सराहना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी सराहना करते हुए यह कहा कि आपका यह बलिदान देश हमेशा के लिए याद रखेगा, क्योंकि गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ आमरण अनशन करके हिंदुओं को बंटने से रोकने का काम किया था। इसी वजह से आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की सराहना किया और कहा कि आपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। इसमें प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसका चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होना था। सही है या गलत? सही। इसके द्वारा दलित वर्ग के साथ साथ सिखों एवं ईसाइयों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया। सही है या गलत? गलत है। इसके तहत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। बाद बाकी सिख और ईसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही मिल गए थे, जिस अधिनियम के तहत सिख और ईसाई को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था।
दलितों हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन किया, जिसका मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया था। नहीं, मदन मोहन मालवीय ने इस आमरण अनशन का समर्थन किया और पूना समझौता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और संभवतः पूना समझौता में गांधी जी के तरफ से हस्ताक्षर कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय ही किए थे। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय ही। तो विरोध नहीं किया था बल्कि समर्थन किया था, तो गलत है। क्या है? गलत। कौन सही है? केवल एक। जानते हैं सब अब बिहार दरोगा मेंस का डेट देना शुरू कर दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि कल लेटर ही आया, आज पेपर में भी दिया होगा। अध्यक्ष महोदय आज फिर से ज्वाइन किए, आज मीटिंग हुआ लेकिन उसमें पूरा निर्णय नहीं निकल पाया। कल दोबारा मीटिंग होगा, कल निर्णय निकलेगा कि मेंस किस डेट में लिया जाए। अभी बोर्ड ये डिसाइड ही नहीं कर पाया है कि मेंस हम किस डेट में लेंगे, और यहां पर जो है डेटो सब देना शुरू कर दिया है। कोई 7 मई दे रहा है, कोई 10 मई, कोई 17 मई, लेकिन एक अनुमान है मई लास्ट में। ठीक है, मई लास्ट में यानी मई के अंतिम सप्ताह का जो रविवार होगा उसमें मेंस होने की संभावना है। खैर, निर्णय अभी बोर्ड भी नहीं लिया है, बोर्ड निर्णय जो है कल लेगा। कल एकदम एग्जैक्ट फाइनल हो जाएगा कि मेंस कब होगा, एक्साइज एसआई 78 पोस्ट का प्रीलिम्स कब होगा। कल लगभग हर एग्जाम को डिसाइड कर लिया जाएगा कि कब होगा नहीं होगा। ठीक है, कल डेट तो कल से सब वायरल कर रहा है। आगे आइए। भारत छोड़ो प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव जानते हैं, आपको क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन मार्च 1942 में हुआ। क्रिप्स मिशन योजना से भारतीयों को बहुत आशा थी। क्रिप्स मिशन योजना से जो भारतीयों को बहुत आशा थी, उस आशा के वजह से ही क्रिप्स मिशन योजना के प्रस्ताव को लेकर यह कहा जाता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता ने ही भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के वजह से ही भारत छोड़ो आंदोलन हुए। गांधी जी ने प्लान किया कि भारत छोड़ो आंदोलन हम चलाएंगे। जब गांधी जी ने प्लान किया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, तो जो उनके करीबी थे, नेहरू, पटेल, ये लोग भी विरोध करने लगे। उसके बाद गांधी जी गुस्सा गए, और फिर गांधी जी गुस्साने के बाद बोले, अगर कांग्रेस हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इस देश के एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था घोषित कर देंगे, कांग्रेस से बड़ी संस्था बना देंगे हम। तो कांग्रेस भी डर गया, और फिर उसके बाद जो है कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन चलाने को लेकर के तैयार हुआ। तो फिर जो लोग गांधी जी के करीबी लोगों में जो विरोध कर रहा था ना, गांधी जी का खासियत था, जो विरोध करता था ना, गांधी जी उसी को प्रस्तावक समर्थक बना लेता था। तो नेहरू और पटेल भी विरोध कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का, और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 के बीच चला है।
उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहे थे। उस समय अगर हम देखें तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहे थे। तो आपको अगर देखा जाए तो अंबेडकर साहब ने तो द्वितीय विश्व युद्ध के वजह से अंबेडकर साहब ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, ये बुढ़ऊ जो है आंदोलन कर रहा है, ये पागल हो गया है। तो अंबेडकर साहब ने तो उस दौरान गांधी जी को पागल घोषित कर दिया था। तो ये लोग भी अपना विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में गांधी जी के गुस्साने पर लोग मान गए। तो फिर अब कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करता। तो कांग्रेस जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करता, उसको लेकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला एक अहिंसात्मक आंदोलन होगा, इसको लेकर हम प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष पंडित नेहरू ने रखा और उसका अनुसमर्थन सरदार पटेल ने किया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू और अनुमोदक सरदार पटेल बने। यह आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त 1947 को 8 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जीरो आवर चला करके कांग्रेस के सभी प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया और गांधी जी को भी गिरफ्तार करके जो है जेल में बंद कर दिया गया, पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया, जिस वजह से कोई नेतृत्वकर्ता भारत छोड़ो आंदोलन के बचे ही नहीं। तो इसी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था और प्रारंभ में गांधी जी के नीति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला यह आंदोलन था, लेकिन बाद में जाकर के इस आंदोलन में भी हिंसाएं हुई। तो है यह प्रस्ताव सरदार पटेल के द्वारा रखा गया था, नहीं, प्रस्ताव सरदार पटेल के द्वारा नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू, इसका अनुमोदक था सरदार पटेल। तो नहीं होगा। 2 नंबर, इसने गांधी को अहिंसात्मक जन आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत किया था। हां किया था, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि आंदोलन शुरू होने से पहले ही जेल में बंद कर दिए गए थे। तो सही है। इसने फांसीवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी चिंता व्यक्त की थी। हां, इसने फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना चिंता व्यक्त किया था। आंसर हो जाएगा 2 और 3। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। बिना कांग्रेस के सहमति के ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन की तरफ से शामिल करने की घोषणा कर दिया। इस बात से कांग्रेस नाराज था और फिर कांग्रेस को मनाने के लिए उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 ईस्वी में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया और अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों ने बरगलाने का काम विश्व जगत के लोगों को किया। क्या बरगलाने का काम किया तो समझिए। कांग्रेस और भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से शामिल नहीं होना चाह रहा था।
लेकिन जबरदस्ती ब्रिटिश सरकार कह रहा था नहीं भारत शामिल है, तो महात्मा गांधी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहा है, इन दोनों बातों को स्पष्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया। और इसमें गांधी जी सत्याग्रही बनाते थे, उन्हें दिशा निर्देश देते थे कि आप आगे सत्याग्रही बनाइए, भाषण दीजिए, लोगों को दिल्ली जाने को लेकर प्रेरित कीजिए, जिस वजह से इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और इसमें टोटल 25,000 सत्याग्रही बनाए गए थे। और जब सत्याग्रही भाषण देता था तो ब्रिटिश सरकार उसको गिरफ्तार कर लेता था, और जो सत्याग्रही गिरफ्तारी से बच जाते थे वो गांव की ओर जाते थे, अन्य लोगों को सत्याग्रही बनाते थे और उन्हें दिल्ली जाने को लेकर के प्रेरित करने का काम जो है आपको इस सत्याग्रह के सत्याग्रही किया करते थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया। और इस प्रकार से 25,000 सत्याग्रही बनाए गए थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 2 चरणों में चला था, 2 चरणों में चला था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्रिप्स मिशन के विरोध में शुरू किया गया था। सही है या गलत है? गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला है 1940 में, क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। अरे क्रिप्स मिशन के विरोध में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है महाराज। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हुआ है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के विरोध में हुआ है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के विरोध में हुआ है। तो एक गलत है, जिसमें एक है वो नहीं होगा उत्तर। इसके बाद जो सत्याग्रही गिरफ्तारी से बच जाते थे वे गांवों की ओर संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते, जिसके कारण इसका नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। सही या गलत? सही है। सत्याग्रहियों का चुनाव पूर्व निर्धारित होता था तथा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देते थे। हाँ, दोनों सही है। 2 और 3 दोनों सही है। आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी द्वारा अभिव्यक्त स्वराज्य के सही अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब गांधी जी ने जो स्वराज शब्द को परिभाषित किया था, गांधी जी ने जो स्वराज शब्द को परिभाषित किया था, गांधी जी के अर्थों में स्वराज का क्या मतलब है, स्वराज का क्या अर्थ है, स्वराज का क्या अर्थ है, स्वराज का क्या अर्थ है। देखिए, गांधी जी का मानना था, एक तो गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने स्वराज को समझाया है। और गांधी जी का मानना था कि स्वराज प्राप्ति डरपोक लोगों का काम नहीं है, बल्कि स्वराज प्राप्ति साहसी और निडर लोग ही कर सकते हैं। इसको लेकर लड़ाई लड़ सकते हैं। स्वराज प्राप्ति को लेकर लड़ाई निडर और साहसी लोग ही लड़ सकते हैं। और हमें स्वराज की प्राप्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही हो सकती है। हमें
स्वराज्य की प्राप्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही हो सकती है। हमें स्वराज्य की प्राप्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही हो सकती है। यानी स्वराज्य का घनिष्ठ संबंध सत्य और अहिंसा से गांधी जी ने बताया था। और गांधी जी का यह भी कहना था कि स्वराज्य का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में स्वराज्य, राजनीतिक क्षेत्र में तो स्वराज्य चाहिए ही चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र से परे भी व्यक्तिगत जीवन में भी स्वराज्य चाहिए। स्वराज मतलब जिसका राज्य उसका शासन। अब व्यक्तिगत संदर्भ में स्वराज्य का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम है तो हम पर हमारा राज होना चाहिए। हम पर हमारा राज होना चाहिए मतलब हम स्वतंत्र होने चाहिए। हम पर हमारा राज होना चाहिए मतलब हम स्वतंत्र होने चाहिए। हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तो गांधी जी स्वराज शब्द का प्रयोग सीमित दायरा में नहीं कर रहे थे, बल्कि गांधी जी स्वराज शब्द का प्रयोग जो है व्यापक अर्थों में कर रहे थे। मतलब गांधी जी के स्वराज का मतलब था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमें चाहिए ही चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता से परे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है वो भी स्वराज के अंतर्गत आएगा, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। और गांधी जी स्वराज किसी भी कीमत पर हिंसा के बल पर प्राप्त करना नहीं चाहते थे। तो इसमें अगर हम देखें, स्वराज घनिष्ठ रूप से अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था। हां, स्वराज के दो अर्थ है, एक राजनीतिक और दूसरा राजनीतिक दायरा से परे। हां, स्वराज को अधिगृहित करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हां, गांधी जी कहे थे कि स्वराज प्राप्ति के लिए हमें समय लगेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। अब जो ब्रिटेन भारत को अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे करके गुलाम बनाया, उससे आजादी उससे स्वराज अचानक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसमें समय लगेगा और हमें धैर्य रखना चाहिए। स्वराज के अर्थों में गांधी जी ने इस बात को भी समझाया है। तो यह भी स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो क्या है, सही। आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। भारत से बाहर सक्रिय रहे, क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बात जानते हैं बाबू, जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप एक क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में भी पढ़ते हैं। और अगर बात हम क्रांतिकारी आंदोलन की करें तो क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में चला था और क्रांतिकारियों को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। क्रांतिकारियों का उद्देश्य था खून का बदला खून। क्रांतिकारियों को हर सूरत में आजादी चाहिए थी, उससे कम क्रांतिकारी को कुछ भी नहीं चाहिए था। क्रांतिकारी हिंसा भी करते थे, क्रांतिकारी हिंसा में विश्वास करते थे। तो भारत की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भारत में भी हुआ है और भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भारत से बाहर भी हुआ है। भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भारत में भी हुआ है और भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भारत से बाहर भी हुआ है। भारत से बाहर भी हुआ है। क्रांतिकारी
आंदोलन दो चरण में हुआ है, जिसमें प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन ही भारत से बाहर हुआ है। जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है जो कि भारत से बाहर हुआ है, आपको प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ही लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस नामक संगठन की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, जिसके जरिए लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी और लंदन में इंडिया हाउस का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था, हां, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इन दोनों संगठनों की स्थापना वर्ष 1905 में किया और इन दोनों संगठनों को लोकप्रिय बनाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी निकाला था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी निकाला था। आगे अमेरिका हिंद एसोसिएशन साप्ताहिक अखबार गदर का प्रकाशन करता था, हां, और गदर जो है एक साप्ताहिक अखबार था जिसका पहला अंक उर्दू भाषा में छपा था और यह पत्रिका जो है अमेरिका हिंद एसोसिएशन के द्वारा निकाला जाता था और इसके ऊपरी पृष्ठ पर होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। और 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 के सिपाही विद्रोह के स्मरण में ही 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 के सिपाही विद्रोह के स्मरण में ही जो है आपको गदर पत्रिका निकाला गया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे? नहीं, सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक नहीं थे, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, इसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस थे। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस थे। कौन सा सही है? केवल एक और दो। चलिए आइएगा बाबू। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैन धर्म जानते हैं, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुआ। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, सुपार्श्वनाथ, नेमिनाथ, औरनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, ये सब जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में शामिल हैं, जिसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ हुए। सॉरी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ हुए, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया। वहीं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के समय में ही अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, सबसे ज्यादा विकास हुआ, जिस वजह से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और महावीर स्वामी के निधन होने के बाद जैन सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें प्रथम जैन सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसका उद्देश्य था महावीर स्वामी जो उपदेश देकर चल गए हैं
उनके उपदेशों को लिख लिया जाए, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो वो सब भूल ही जाता लोग। तो प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में 322 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस समय मौर्य वंश के शासन की स्थापना हो चुकी थी और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनकी राजधानी नगर पाटलिपुत्रा ही हुआ करती थी। उन्होंने इस जैन सम्मेलन को संरक्षण प्रदान करने का काम किया और प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान ही कई सारे जैन साहित्यों की रचना हुई, कई सारे जैन साहित्यों की रचना हुई। तो इसमें जो है इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्रा में एक परिषद का आयोजन किया गया। सही या गलत? सही। इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। हाँ, आपको देखिए, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, उन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। तो इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था और इसका ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, गलत है। देखिए, जानते हैं प्रारंभ में ना तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की जाती थी और ना ही जैन धर्म में मूर्ति पूजा की जाती थी। प्रारंभ में ना तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की जाती थी और ना ही जैन धर्म में मूर्ति पूजा की जाती थी। लेकिन बाद में जाकर जब महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाने लगी, तो बाद में जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा की जाने लगी। जैन धर्म में भी जैन तीर्थंकरों का सुंदर सुंदर मूर्ति बना करके जो है उसका पूजा किया जाने लगा। तो गलत है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, गलत है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा किया जाता था। कौन सा सही है? केवल एक और दो। अर्थ, अर्थ जानते हैं, कहा जाता है बिना अर्थ का इस अर्थ पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। 3 बार अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है और तीनों अर्थ का मतलब अलग अलग है। बिना अर्थ का इस अर्थ पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। पहला अर्थ जो है बिना अर्थ का, मतलब बिना रुपया पैसा का, बिना आर्थिक संसाधन का। दूसरा अर्थ का मतलब है पृथ्वी जिस पर हम मानव रहते हैं। और तीसरा अर्थ का मतलब है मतलब, मायने, 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 समझे ना? मायने मतलब अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, कोई मतलब ना है इस पृथ्वी पर जीवन जीने का। इसलिए पैसा कमाइए, समझे? पैसा कमाइए और खूब कमाइए, समझे? और किसी के भरोसे पैसा मत कमाइए, बल्कि अपने भरोसा पैसा कमाइए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि पैसा कमाया जा सके। दूसरे के भरोसे मत रहिए, समझे ना? दूसरे के भरोसे रहिएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, समझे? एगो बात बता रहे हैं, सुनो, बड़ी अच्छा लाइन है, शायरी ना है, समझने वाला है। अंत में साथ वो ठहरा, अंत में साथ वो ठहरा जिसे फायदा नहीं फिक्र था। नहीं समझा? अंत में साथ वो ठहरा मतलब आपके अंतिम समय में वो साथ देता है जिसको फायदा से मतलब नहीं है, बल्कि उसको आपका फिक्र है, उसको आपसे आर्थिक लाभ नहीं है,
आपका फिक्र करता है, मतलब आपका हितैषी है, आपका हितैषी है। लेकिन यहां पर लगे हाथी भी सुन लो, आजकल फिक्र करने वाला कोई नहीं है, सबको फायदा से ही मतलब रहता है, समझे। तो अर्थ का मतलब क्या है पता है? अर्थ का मतलब है आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधन। फिर धर्म, धर्म क्या है? अरे समाज में जो पद्धतियां हैं उनका जो हम लोग पालन पोषण करते हैं, हमारे पूर्वज जो करके चले गए हैं उसे जो हम मानते हैं, वो जो सामाजिक नियम है वही धर्म है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पूर्वज ने लव मैरिज नहीं किया, हम भी लव मैरिज नहीं करेंगे, मतलब हम अपने धर्म को माने। लेकिन अगर मान लिया जाए अरेंज मैरिज की पद्धति है परिवार में और हम लव मैरिज कर लिए, तो हम अपने सामाजिक नियम को नहीं माने। तो धर्म का मतलब यही है, सामाजिक नियम को मानना, समझे। थोड़े मौसी से, मौसी उसी है। काम, है शांत रहो। काम, काम यानी शारीरिक सुख, सुख भोग। मोक्ष यानी आत्मा का उद्धार। 4 1 2 3। गुप्त शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद का प्रशंसनात्मक अभिलेख स्कंदगुप्त की विजयों का वर्णन करता है? नहीं। जो इलाहाबाद का प्रशंसात्मक अभिलेख है, ये गुप्त शासक स्कंदगुप्त की विजयों का वर्णन नहीं करता है, बल्कि इलाहाबाद प्रशंसात्मक अभिलेख समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन करता है। और अगर हम इलाहाबाद प्रशंसात्मक अभिलेख पर विश्वास करें तो विश्वास करें तो तो समुद्रगुप्त को अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, जिस कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। और इस इलाहाबाद प्रशंसात्मक अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय का कीर्ति वर्णन किया गया है। हां, दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट मेहरौली के पास एक स्तंभ लेख है, जिसे मेहरौली स्तंभ लेख या चंद्र स्तंभ लेख कहते हैं। और उसमें एक विशेष प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है, जिस धातु में अभी तक जंग नहीं लगा है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक शोध का विषय बना हुआ है। और वह स्तंभ लेख हमें चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजय अभियान के बारे में बतलाता है। यह स्टेटमेंट एकदम सही है। कौन सा सही है? केवल 2। उसके अनुसार यहां अधिकांश शहरों में भीड़भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे।
दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था जो भारत में सबसे बड़ा था। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वृतांत से संबंधित है? दिल्ली को लेकर के ये बात इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत रेहला में लिखने का काम किया। रेहला, रेहला या किताबुल रेहला। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी अर्थात दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत किताबुल रेहला अरबी भाषा में लिखा था और उसी में दिल्ली को लेकर उन्होंने इस प्रकार का यात्रा वृत्तांत दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुअस्पा सिंगस्पा दुअस्पाहसी और अस्पा पद्धति प्रारंभ किया था? दुअस्पाहसी और अस्पा पद्धति जो है जहांगीर ने शुरू किया था। किसने? जहांगीर ने। जानते हैं जिस प्रकार अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी ना, और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया था और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मनसबदारी प्रथा है। तो उसी से आगे जब अकबर के बाद बादशाह जहांगीर बने तो जहांगीर जो है आपको प्रशासनिक व्यवस्था में ही जब मनसबदारी प्रथा पढ़ते हैं उसमें जात और सवार की बात की गई है। जात और सवार, तो वही जात और सवार से ही रिलेटेड है ये भी, दो अस्पाही और अस्पा। समझे? जहांगीर। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? देखिए भारत के, आज कैसे मानचित्र तुम लगा दिया, आज दिमाग आ गया। आज तुम भी पढ़ो है लड़का, पढ़ो है। क्या उम्र हुआ है तुम्हारा? काइन पढ़ता है? मुंह देख रहा है मेरा, मुंह नहीं देख रहा, उधर देख रहा है। पढ़ो, नौकरी उकरी करो तब शादी ब्याह होगा। बिना नौकरी का शादी ब्याह होता है? प्राइवेट जॉब वाला का नहीं होता है। प्राइवेट जॉब वाले के शादी में बड़ी दिक्कत होता है, चाहे आप कितनों कमाए, मतलब उससे नहीं होता है। हम सही बोल रहे हैं? ठीक है। अरे हमको बोला एगो एगो लड़की का बाप बोला, आज से मतलब साल 2 साल पहले, आज से साल भर पहले, साल 2 साल पहले, मतलब ऐसे आया था। समझे? हमको नहीं पता था, बाद में पता चला वो तो हमको देखने आया था। ठीक है। पहले वो गार्जियन बन के आया था, मतलब किसी का गार्जियन बन के किसी स्टूडेंट के ही साथ आया था। तो वो हमसे एक लाइन पूछा। अब कोई गार्जियन है, कोई स्टूडेंट का गार्जियन है, तो वो ये क्यों पूछेगा कि पटना में जमीन और लिए कि नहीं लिए? ठीक है। तो नहीं लिए हैं, रेंट पे रहते हैं, अभी भी हम रेंट पे रहते हैं। तो वो जो है हमसे पूछा तो हम बोले नहीं नहीं लिए हैं हम। तो फिर बोला ठीक है। फिर उसके बाद और बात करने लगा। फिर उसके बाद वो लाइन पर जो है ना हम बहुत दिन के बाद गौर किए। समझे? बहुत दिन के बाद गौर किए उस लाइन पे, क्यों आखिरकार ये बात काहे पूछा। तो पता चला कि जो है मतलब वो अपनी बेटी का शादी हमसे करवाना चाहता था, इसलिए वो आया था। समझे? बाद में पता चला था हमको। तो ऐसा भी होता है। समझे? तो प्राइवेट आदमी को सच में शादी विवाह करने में मतलब
आ, मतलब क्या, मतलब दिक्कत होता है। हाँ, आगे आइए। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, जिसमें भारत म्यांमार के साथ भी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत के पूरब में म्यांमार है। म्यांमार के साथ भारत जो है 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और 4 भारतीय राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। मिजोरम 4, समझे ना? 4। तो आंसर हो जाएगा 4। अरे तुम भी पढ़ो, तुमको बीपीएससी टीआरई में हम मास्टर बनाएंगे, ठीक है? टीआरई बैच लेके तुम पढ़ो रात को, समझा? दिन भर ड्यूटी करो, रात को पढ़ो। अब सुनिए, देखिए बाबू, आपको जो है भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं बनाता है। ये सब भी याद रखिएगा। धारबार, कुडप्पा, बिंद, गोंडवाना, ये सब क्या है जानते हैं? भारत का चट्टान है, भारत का चट्टान है। धारबार, क्या बतिया रही है तुम लोग, क्या विचार है? विचार कुछ गड़बड़ सरबर नहीं करना है। सुनिए, देखिए ये चट्टान है भारत की। इसमें धारबार क्रम का चट्टान जो है कर्नाटक में, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में धारवाड़ क्रम का चट्टान सबसे ज्यादा पाया जाता है। धौ से धारवाड़, धौ से धात्विक। धारवाड़ क्रम के चट्टान में धात्विक खनिज पाया जाता है और धारवाड़ क्रम का चट्टान सोना सबके लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में जो कोलार की खान है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, वहां धारवाड़ क्रम का चट्टान है। इसके बाद आपको बिंद क्रम का चट्टान, चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सीमेंट सबके लिए प्रसिद्ध है। और बिंद क्रम का चट्टान सामान्य तौर पर जो विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है, जो गुजरात से लेकर के बिहार के कैमूर, सासाराम, रोहतास तक फैला हुआ है, वहां पर जो है आपको बिंद क्रम का चट्टान पाया जाता है। फिर जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे रानीगंज, झड़िया, इन तमाम क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर कुडप्पा क्रम का चट्टान फिर जो है कुडप्पा क्रम का चट्टान जो है आपको आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपको पाया जाता है। तो इसमें जो है धारवाड़, अरावली कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली एवं हिमालय क्षेत्र, कोलार की खाने इस प्रणाली के अंग हैं। कुडप्पा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र लोह और निम्न कोटि के अयस्क एवं खनिज पाए जाते। बिंद रूपांतरित अवसादी चट्टानों की प्रथम संरचना, चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार। गोंडवाना मेसोजोइक कल्प का कार्बोनिफेरस काल, बृहद कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज, झड़िया, कर्णपुरा, बोकारो। आंसर क्या होगा? ए। जो पहले है उसको मारिए, ठीक है? अगर ऐसा सिचुएशन हो एग्जाम और में, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन एग्जाम में हो तो जो पहले हो उसको मारिए, समझे ना? और देखिए, टीचर सबको, कोचिंग संस्थान सबको अब पता चल रहा है कि कथन कारण कूट में जो है क्वेश्चन होना चाहिए।
लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ज्ञान बिंदु का 2018-19 का क्वेश्चन देखिए, उसमें भी हम लोग कथन कारण स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देते थे, समझे ना। ये था कि उस समय कम देते थे। और दूसरी बात, हम 2025 सितंबर 7 सितंबर 2025 का दिन, उस दिन इन्फोर्समेंट एसआई 33 पोस्ट का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। उसका क्वेश्चन जाके देखिए, मेरे पास वो क्वेश्चन आया था। उसके बाद ही हम डबल स्टार टेस्ट सीरीज में 30, 40, 50 वो कथन कारण कूट देते हैं। डबल स्टार टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स में भी दिए, मेंस में भी दिए हैं। और अभी जो सेकेंड वॉल्यूम बुक निकाले हैं बिहार दरोगा मेंस का, उसमें भी हम 60 से 70% कथन कारण कूट निष्कर्ष में ही दिए हैं। और हम संस्थान में बीपीएससी एईडीओ का बैच नहीं चलाए थे, नहीं चला था एईडीओ का बैच, लेकिन फिर भी संस्थान के बिहार दरोगा बैच का बच्चा सब एईडीओ एग्जाम में भी बहुत बेहतर करके आया होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉस्टल में जो सुपर 30 चलता है, जिसमें 30 में 30 का प्रीलिम्स में एग्जाम हुआ था, वो सब भी एग्जाम दिया है, वो सब का एग्जाम अच्छा गया है। तीनों चरण का एग्जाम हो गया है। उसके बाद वार्ता करने के बाद जो है पता चला है, सबसे तो बात नहीं हुआ है, लेकिन कुछ छात्रों से, हॉस्टल के कुछ छात्रों से बात हुआ है, तो उन लोगों का एग्जाम अच्छा गया है। तो उसी आधार पर हम बोल रहे हैं कि दरोगा बैच के बच्चों का जो है अच्छा गया होगा। देखिए, प्रैक्टिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर, कथन कारण वाले पर करना होगा। है क्या पता है, एआई और चैट जीपीटी के जमाना में क्वेश्चन बनाना आसान हो गया है बोर्ड के लिए भी। और एगो बात बताना चाहते हैं, जानते हैं, बताएं बताएं। फिर आप लोग कहिएगा अपना किताब बेचने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कहिएगा कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पता है, सेकेंड वॉल्यूम मार्केट में देते हैं तुरंत उठ जाता है, जबकि मेंस का है, मेंस तो 36,000 बच्चा देगा। और उसको हम 11 रुपया में एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल करवाए थे। ठीक है, जानते हैं, विशेष कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एगो बात हम कहेंगे, वो बुक लेकर के आप लोग पढ़िए। क्योंकि वो बुक जो है ना, उस बुक में बिहार सरकार के टेक्स्ट बुक के मैटर को हम शामिल किए। और उस बुक में बिहार सरकार का जो टेक्स्ट बुक है 9वां और 10वां, उसको शामिल किए हैं। वो बुक बिहार के हर एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक, हर एग्जाम के लिए अच्छा बुक है वो। उसके डिस्कशन पर कमांड बनाइए। वो बुक आने वाले साल 2 साल में बिहार के हर एग्जाम में काम आएगा, समझे। और उसमें तो हम बिहार सरकार के 9वां और 10वां के बुक को आधार बना करके, वो 10 प्रैक्टिस सेट है, 11 बुक का क्रक्स है, वो 11 बुक का क्रक्स है। 9वां और 10वां में बिहार सरकार के टेक्स्ट बुक में टोटल 11 बुक है। 11 बुक का बाबू वो क्रक्स है। आगे काम कर रहे हैं बिहार सरकार के टेक्स्ट बुक में 11th और 12th का साइंस और आर्ट दोनों, उसमें 9th और 10th हम दिए हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐसा करेंगे, क्योंकि साइंस सामान्य तौर पर 9वां 10वां का जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, परंतु अब 11-12 के भी साइंस ग्रेजुएट स्तरीय एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं।
जिसके दिमाग में ये है कि मास्टर अपना बुक बेचने के लिए बोल रहा है, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, आप बुक मत खरीदिएगा, ठीक है ना। और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार में एग्जाम निकालने के लिए बिहार सरकार के टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है, अगर आप ये मानते हैं और सकारात्मक वे में ले सकते हैं तब आप ले लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, प्लीज मत लीजिएगा, एकदम हाथ जोड़ते हैं। अगर नकारात्मक विचार आपके मन में है तो समझे। प्राइस हमको लगता है 100 रुपया है, जबकि वो 9वां 10वां का 11 को बुक खरीदिएगा तो हमको लगता है 500 600 लग जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, वही 100 रुपया संभवतः है। वो मार्केट में हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कालाबाजारी करके जो है 120 रुपया में देता होगा, वो अलग चीज है। लेकिन मेरे हम जो है 100 रुपया ही बोले हुए हैं, ठीक है, हम बोले हुए हैं 100 रुपया, हम कोई उस पर जो है हम अपना फायदा 1% नहीं रखे हैं, समझे। अब वो सब क्या, लोकल स्तर पर हम तो होलसेलर को देते हैं, ठीक है, होलसेलर जो है रिटेलर को देता है। अब वो सब क्या करता है पता नहीं, उतना तो हमको जानकारी न है, हम तो सिर्फ कंटेंट तैयार करके देते हैं। क्या बोले बाबू हैं? ऑफिस में, ऑफिस में नहीं अवेलेबल करवाते हैं बुक, ठीक है। अरे ऑफिस में अवेलेबल क्यों नहीं करवाते हैं पता है, ये जो नोट वाला काउंटर होता है, ये सब, ये नोट वाला काउंटर हमेशा घाटे में रहता है, ठीक है, घाटा में रहता है, मतलब समझ रहे हैं, ये सब पैसा इधर उधर कर देता है, समझे। इसलिए जो बुक पब्लिकेशन से आता है वो नहीं अवेलेबल करवाते हैं। हर 3 4 महीना पर 5 6 लाख रुपया हमको नोट वाला को देना पड़ता है, समझे, अपना मतलब कोचिंग के अकाउंट से देना पड़ता है, इसी वजह से जो है नहीं अवेलेबल करवाते हैं, समझे। और कोई नहीं बात है, हम हिसाब नहीं देखते, हम मतलब जैसे हॉस्टल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, नोट हो गया, इस सब का हिसाब उसाब, कोचिंगों का हिसाब तो नहीं है देखते हैं, ये सब जो दे देता है ले लेते हैं, समझे। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन सच यही है, समझे, इस वजह से ये सब खूब घपला करता है। हम मुंह पे बोल रहे हैं, हम सबके मुंह पे बोलते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है, सब घपला करते हैं, हमको सब पता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सब अपना घर परिवार बसा ले। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? झील और अवस्थिति, लोनार, लोनार झील मध्य प्रदेश में है, नहीं, लोनार झील मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। और लोनार कैसा झील है जानते हैं? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है, और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं, क्रेटर झील का उदाहरण है ये। नक्की झील गुजरात में है, नहीं, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, हाँ, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और यह एक डेल्टाई झील है। पुलिकट झील केरल में है, नहीं, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, ये देखो मानचित्र नहीं लगाया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। बताइए तो अनुपमा झील कहां है? बिहार में, बिहार में। तेलहर झील कहां है? बिहार में।
बरेला झील कहाँ है? बिहार में, बिहार के वैशाली में है। ठीक है। काबरताल झील कहाँ है? बेगूसराय में। कोगाबिल झील कहाँ है? बिहार के कटिहार में। बरेला झील वैशाली में। ठीक है। नागी नकटी जमुई में। एक तरफ कृषि का प्रकार है, दूसरे तरफ परिभाषित किया गया है। जानते हैं गहन कृषि? जानते हैं भारत में गहन कृषि होता है। भारत में जोत का आकार बड़ी छोटा है। अभी आप हमको बताइए, बहुत कम ऐसे किसान मिलेंगे जिसको 50 बीघा जमीन है। अभी किसान को 5 बीघा, 10 बीघा, मैक्सिमम किसान को यही 5 बीघा के आसपास जमीन होता मैक्सिमम किसान को। और उसमें भी 5 बीघा जमीन एक जगह नहीं होता है। 2 कट्ठा बाड़ी के पीछे, 2 कट्ठा आगे, 4 कट्ठा पूरब में, 5 कट्ठा पश्चिम में, ऐसे होता है ना। तो गहन कृषि मतलब एक ऐसी कृषि की पद्धति है जिसमें लोग जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं, और इसमें जोत का आकार छोटा छोटा होता है। जोत का आकार छोटा होता है और एक ही खेत में 2 फसल, 3 फसल उगाया जाता है। इसी को हम लोग गहन कृषि कहते हैं। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन। हाँ, विस्तृत कृषि जानते हैं बाबू? जानते हैं? आपको जो है विस्तृत कृषि विकासशील देशों में देखने को मिलता है। विकासशील देशों में यहां पर जोत का आकार बड़ा होता है, और यहां पर कृषि जो होता है आधुनिक संयंत्र से होता है। आधुनिक संयंत्र से होता है, बड़े बड़े मशीनों से होता है, बड़े बड़े मशीनों से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए का 5, ए का 5, बी का 1 छट गया। आंसर बी होगा। इसके बाद स्थानांतरित कृषि, लंबे समय तक प्रति छोड़ना और अधिवास चक्रण। मिश्रित कृषि, मध्यम आकार के खेत पशुपालन के साथ करना। भूमध्य सागरीय कृषि, अति विशिष्ट वाणिज्यिक कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। याद रखिएगा बाबू लोग, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, पता है? वर्षा की मात्रा यानी कितना वर्षा होगा, अधिक वर्षा होगा, कम वर्षा होगा, ये निर्भर करता है वायुमंडल में नमी पर। और नमी का मतलब समझते हैं? वायुमंडल में नमी का मात्रा मतलब पानी। वायुमंडल में मतलब जो हवाएं चलती है हमारे आसपास, उसमें पानी का मात्रा कितना है, वही नमी कहलाता है। और अगर वायुमंडल में नमी अधिक है, वर्षा अधिक होगा, नमी कम है, वर्षा कम होगा। तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है। सार्गेसो सागर की अवस्थिति प्रशांत महासागर में है। नहीं, गलत है। देखिए,
उत्तरी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, यूरोप महादेश है, अफ्रीका महादेश है। इन चारों महादेश के बीच में जो ये जलीय भाग है, ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का ऊपरी हिस्सा उत्तरी अटलांटिक और निचला हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में सार्गेसो सागर पाया जाता है। तो सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसे महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं और इस सागर को सार्गेसो नामक घास चारों तरफ से घेरे हुआ है। और सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था, स्पेन के नाविकों ने देखा था। और जिस प्रकार स्थलीय भाग में वस्तुओं का उत्पादन होता है, खनिज संसाधन मिलता है, वैसे ही सागरीय भागों में भी खनिज संसाधन मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है और वहां पर भी वस्तुओं का उत्पादन होता है। लेकिन सार्गेसो सागर वाले हिस्सा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, इसी वजह से उसे महासागरीय मरुस्थल कहते हैं। तो प्रशांत महासागर नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। इस सागर में सार्गेसम नामक जड़विहीन घास पाई जाती है। हां, कौन सा सत्य है? केवल दो। स्वर्णिम तिरकोन। देखिए, भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में ये जो थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, ये जो तमाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत आने वाले देश म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम है, ये अफीम उत्पादक देश है और इसे ही स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत रखा जाता है। बरमूडा त्रिकोण, जैसे सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, वैसे ही बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। रेड बेसिन चीन को कहा जाता है। क्या होगा? बी। पिरेनीज पर्वत, इसमें पिरेनीज पर्वत बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। पिरेनीज पर्वत की अगर हम बात करें, यहां पर यूरोप महादेश का एक देश है फ्रांस और एक है स्पेन। स्पेन को फ्रांस से अलग करता है, एफ यानी फ्रांस, एस यानी स्पेन। स्पेन को फ्रांस से अलग करता है पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। आल्पस पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है। यहां फ्रांस है और ये इटली है। इटली को फ्रांस से अलग करता है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत इटली को फ्रांस से अलग करता है। जूरा पर्वत, देखिए यहां फ्रांस है और फ्रांस और इटली, इटली के उत्तर में, फ्रांस के पूरब में यहां पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है, बड़ी सुंदर देश है और स्विट्जरलैंड को किसी से कोई मतलब ना है, अपने आप से मतलब रखता है। दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब ना है।
न अमेरिका के पक्ष में बयान देगा न रूस के पक्ष में, एकदम मस्त रहता है। इसी वजह से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व के अधिकतर संगठनों का मुख्यालय है, क्योंकि स्विट्जरलैंड निष्पक्ष देश है। मतलब वो किसी के समर्थन या विरोध में बयान नहीं देता है, समझे। तो स्विट्जरलैंड को फ्रांस से अलग करता है जूरा पर्वत, और फिर वास्जेस पर्वत है। फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है वास्जेस पर्वत, समझे ना। तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, आल्पस पर्वत फ्रांस को इटली से, जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से, वास्जेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए, अंटार्कटिका विश्व के 7 महादेशों में से एक महादेश अंटार्कटिका है, जो आपको मानचित्र पर नजर नहीं आ रहा है, जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में है। और यह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में होने की वजह से बर्फ से ढका हुआ है। इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, और यहां मानव नहीं रहता है। विश्व के सभी देश अपना अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थापित किया है। यहां पर रिसर्च सब होता है, यहां पर रिसर्च सब होता है। तो आपको अगर देखा जाए तो इस अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। यहां पर भारत ने भी अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। भारत ने यहां पर जो अपना पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। और दक्षिण गंगोत्री 1983-84 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब थी, उस समय अंटार्कटिका में भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थापित हुआ था। फिर अंटार्कटिका में स्थापित दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है, जो 1988 में स्थापित हुआ था। और तीसरा भारती है, जो 2012 में स्थापित हुआ था। और अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 नाम से स्थापित होना है। और मैत्री 2 नाम से कब तक स्थापित होना है? 2029 तक। 2029 तक ना, हाँ 2029 तक स्थापित होना है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहां है? रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी का है। और भारत तथा विश्व का वैसा कोई भी औद्योगिक भूभाग जो औद्योगिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है, उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। जैसे भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन संसदीय शासन व्यवस्था पर है और दूसरा क्वेश्चन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर है। तो देखिए बाबू सोना मेरा, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का कितना अंग? 3 अंग। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का 3 अंग कौन कौन? आए? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सुनिए, एगो बात हम बोलते हैं, पॉलिटी में पढ़ाते हैं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन पढ़ाते हैं। कोई हमसे पॉलिटी पढ़े हैं इसमें? कितने लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना। हम हमेशा बोलते हैं यहां से क्वेश्चन आएगा। बीपीएससी एईडीओ
13-14 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये अविनाशी विनाशी वाला क्वेश्चन पूछा है। संभवतः क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99 है। यही तीन में से कोई एक क्वेश्चन है या 100 नंबर है। मेरे पास जो सेट आया था उसमें जो हम देखे थे, ठीक है, अंतिमे 5 क्वेश्चन में से एक है। वो क्वेश्चन जब हम देखे ना बड़ी अच्छा लगा कि इतना दिन से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, पूछिए नहीं रहा। लेकिन बीपीएससी एईडीओ के क्वेश्चन में देखे तो मतलब दिल को संतुष्टि मिला। और उस क्वेश्चन पे हमारा नजर तब गया जब एक विद्यार्थी मैसेज किया हमको। विद्यार्थी मैसेज किया, सर विनाशी और अविनाशी वाला पूछ दिया है। तब हम क्वेश्चन पेपर लेकर के देखे तो सच में पूछा था, समझे ना। पार्टी दे दे, क्या हो गया जो पार्टी दे दे। देखिए सुनिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के कितने अंग? 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसमें कार्यपालिका और विधायिका कार्यपालिका और विधायिका कार्यपालिका और विधायिका से संपर्क, सॉरी, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध के आधार पर शासन प्रणाली 2 प्रकार का होता है। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता देश है ब्रिटेन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता देश है अमेरिका। अमेरिका अमेरिका। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहता है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से पृथक होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होता है। फिर इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति या राजा रानी हो सकता है। 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 और इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति या राजा रानी होता है, इसमें राष्ट्राध्यक्ष का पद जो होता है वो निर्वाचित या वंशानुगत दोनों हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में राजा रानी का पद वंशानुगत है, भारत में राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है। और भारत ने ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें आम जनता भाग नहीं लेता है। आम जनता भाग नहीं लेता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग लेता है, अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें आम जनता भाग नहीं लेता है। तो इसी वजह से इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का महत्व बहुत कम होता है। राष्ट्रपति एक स्टाम्प मुहर के तरह होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। सभी प्रकार का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं, इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। सभी प्रकार के निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। लेकिन यहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। उसको संसद के सदनों से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां पर राष्ट्रपति ना तो आपको, जैसे भारत में संसद का 2 सदन लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, वैसे ही अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का 2 सदन होता है। कौन कौन? एगो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट। दूसरा सीनेट। जैसे भारत में संसद का 2 सदन लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटेन में संसद का 2 सदन हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, वैसे ही अमेरिका में संसद का 2 सदन। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं और अमेरिका में संसद के 2 सदन। इसमें आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ना तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य होता है, ना ही सीनेट का सदस्य होता है। समझे? तो ये अंतर है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। पहला, इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली, हां या ना? और भारत ने अपनाया है। भारत में यही शासन प्रणाली है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री ना है जी, है ना? अभी प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर के झाल मुड़ी खाए हैं। अब पता चल रहा है, यानी कहीं कहीं कोई कोई बोल रहा, विपक्षी लोग बोल रहा है कि वो जो झाल मुड़ी बेचने वाला था वो एसपीजी कमांडो था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो, हाँ, अब जहां का भी हो, ठीक है। विपक्षी लोग सब बोल रहा, हम नहीं बोल रहे, विपक्षी सब बोल रहा है, ठीक है। वो झाल मुड़ी के काउंटर पर जो है एसपीजी कमांडो बैठा हुआ था, वो बना करके दे रहा था। झाल खाते हैं, प्याज खाते हैं, हाँ हाँ खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हैं। आजकल जानते हैं सब कुछ दिखावा है, समझे? सब कुछ दिखावा है, सब शो ऑफ करने में लगा हुआ है। कभी कभी अकेले में बैठते हैं ना, सच में बहुत हंसी आता है, सच पूछिए तो। लेकिन हम अपने मैनेजमेंट के लोग को कहते हैं, हम वीडियो नो डाउट हम भी बनाते हैं, हमारे लोग भी बनाते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जो सच है वो सच है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि इस दिखावा में अगर शो ऑफ नहीं कीजिएगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा। लेकिन अगर आप हृदय के मतलब सच्चे मन से पूछिएगा ना, तो वीडियो बनाने का सच में मन नहीं करता है। लेकिन फिर सोचते हैं पापी पेट है, इतना लोग, लगभग कम से कम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो है कम से कम 500-600 लोग हमसे जुड़ करके कमा करके खा पी रहा है। तो अपने बारे में फिर सोच साइड रख देते हैं, फिर 500-600 जो साथ में मिल करके काम करता है उनके बारे में सोच करके जो है ना चाहते हुए भी बहुत काम करना होता है। और बहुत, अभी हम शादी में जो है ना, अभी मेरे पास हमको लगता है शादी में अभी हम की जो सीजन शुरू हुआ है,
और इससे पहला जो सीजन था उस सीजन में 10-15 को हम हेल्प किए, किसी को 25,000, किसी को 21,000, किसी को 50,000, लेकिन एक को वीडियो हम नहीं बनवाए। व्यक्तिगत स्तर पर इसमें हम वीडियो इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो हम अपना पैसा पर्सनली दिए थे। जैसे कोचिंग का पैसा जाता है किसी भी चीज में तो उसमें वीडियो बनता है, जिसमें मेरा पर्सनली जाता है हम प्रयास करते हैं कि हम ना ये सब काम करें। मतलब अगर सच में पूछिएगा ना तो हेल्प करते हुए वीडियो बनाने का मन हृदय से नहीं करता है, हृदय से मतलब हार्टली नहीं करता है। लेकिन फिर भी दिखावे के जमाना में नहीं दिखाइएगा तो फिर मार्केट से आप बाहर चले जाइएगा। ठीक है, अपना नहीं देखे 500-600 लोग जो मेरे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं उनका पेट भात चलता है तो उनके लिए भी तो उनको भी तो ध्यान में रखना होता है, समझे। और दूसरा आप बिट्टू झा सर का विशेष ध्यान में रखना होता है, शादी ब्याह कर लिए हैं, कल के डेट में बाल बच्चा होगा, समझे। नहीं नहीं हुआ नहीं। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। हाँ, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता नहीं होता है जी। इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा रानी या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, हाँ या ना। भारत में राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में राजा रानी होता है। कौन सा सत्य है? सभी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, हाँ या ना। इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, हाँ हाँ हाँ, सब चीज राष्ट्रपति होता है। तब ना डोनाल्ड ट्रंप भर दिन चेचे में टेंटे करते रहता है। वो भी उसका भी दिमाग जो भसक गया है, समझे, कुछ वो करते रहता है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, हाँ। इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, नहीं होता है, दोनों पृथक होता है। अरे यार एक बात बताइए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है, अब विधायिका यानी कांग्रेस, हम आपको क्या बताए थे, इसमें कार्यपालिका विधायिका दोनों एक दूसरे से पृथक होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होता है। संसदीय शासन प्रणाली में दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह संसदीय शासन प्रणाली में होता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में नहीं होता है। नहीं समझ। उपर्युक्त सभी निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह अधिनियम जब पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन थे। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची था, सिर्फ प्रस्तावना का अभाव था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। और वही संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के रूप में 1950 ईस्वी में पुनर्गठित हुआ, समझे। आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? देखिए, भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट नेहरू आयोग के द्वारा बनाया गया था, और नेहरू आयोग 1928 में बना था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। उस नेहरू आयोग के बारे में कहा जाता है कि वह एक 8 सदस्यीय आयोग था, लेकिन कुछ बुक लिखता है 9 सदस्यीय आयोग था। नेहरू
आयोग के ही सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर हुआ करते थे। सर तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर ने ही इस बात पर बल दिया कि नेहरू रिपोर्ट के जरिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की जाए। समझे ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। 40 ग्राम पंचायत का गठन, 42 प्रसूति सहायता, 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में उपबंध। आंसर ए। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 देता है, राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 161 देता है। राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 161 देता है। आपको अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों 5-5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट मार्शल यानी सैन्य न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, सैन्य न्यायालय के निर्णय के विरोध में क्षमा राष्ट्रपति प्रदान कर सकता है, राज्यपाल नहीं। और राष्ट्रपति मृत्युदंड तक को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। समझे ना? ये सब बात आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा पर क्षमादान दे सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। सही है। राष्ट्रपति किसी भी मामले में मृत्युदंड पर क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड पर क्षमादान केवल तभी दे सकता है जब इसे राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो। राज्यपाल मृत्युदंड को लेकर के क्षमा कर ही नहीं सकता। गलत। कौन सा सही है? केवल एक। भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल वह राज्य विधायिका का अंग है। हां, देखिए अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है, और राज्य विधानमंडल ही राज्य के लिए विधि का निर्माण करती है। अर्थात राज्य विधानमंडल ही राज्य का विधायिका है। राज्य विधानमंडल ही राज्य की विधायिका है। राज्य विधानमंडल ही राज्य की विधायिका है। राज्य की विधायिका है, और राज्य विधायिका में राज्यपाल आता है। सही है। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अहर्ता मानदंडों का उल्लेख नहीं किया गया है। किया गया है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कम से कम 35 वर्ष, पागल या दिवालिया ना हो, ये सब है। सही है। सॉरी, उल्लेख नहीं किया गया। गलत है। संविधान का उल्लंघन करने के लिए राज्यपाल पर महाभियोग लगाया जाता है। ना, राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। राज्यपाल को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा, इसको लेकर के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न एक पद है। जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद है, और आपको राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को पद से हटा सकता है। जी दादी पढ़ती है ना? घर पे पढ़ती उड़ती है कि ना? सिलेबस खत्म हो गया? और टेस्ट दो अब, जितना टेस्ट दे सकती है टेस्ट दो अब। समझी? कौन सी का तैयारी करती है? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक आया है, कर दी? वो किए ना, जाके खर दो। 18 सेट है, जाके बना लेना लेकर के। ठीक है, पढ़ो उसको। बिहार एसएससी का तैयारी करती है, क्वेश्चन बैंक को हम पढ़ेंगे। देखिए बात सीधा है। देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जानते हैं ये चीज टीना डॉबी से हम सीखे। टीना डॉबी 2015-16
उस समय हम भी तैयारी करते थे, बीपीएससी का तैयारी करते थे। टीना डॉबी जब टॉप की थी ना, उसके बाद जो है वो जो पहला स्टेटमेंट दी थी उसमें वो ये सब बात बोली थी कि हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के 10 वर्ष का क्वेश्चन हमारे होंठ पर है। और वो ये भी बोली थी कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो यूपीएससी के कम से कम 10 वर्षों का क्वेश्चन, पिछले 10 वर्ष का क्वेश्चन आपके शरीर के खून के हर एक कतरा कतरा में बहना चाहिए। और सच में इसको हम अपने जीवन में अप्लाई किए और इससे बहुत सकारात्मक परिवर्तन मिला। क्या सकारात्मक मिला पता है? जैसे जब क्वेश्चन बैंक ध्यान में रहता है ना, तो जब कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में रहता है कि ओ हाँ ऐसा तो पूछा है लगता है, तो फिर वहां पर दिमाग हिट करता है, फिर उस टॉपिक को अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में टीना डॉबी का भी योगदान है, समझे? तो आप देखिए, हम लोग, इंसान एक दूसरे से सीखता है। कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं, इससे हम अपना जब तैयारी कर रहे थे उसमें बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ। और इसी वजह से हम हमेशा जब भी स्ट्रेटजी बताते हैं तो उसमें बच्चा को एक बात जरूर बताते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है बाबू, उसके क्वेश्चन बैंक पे पकड़ जरूर बनाइए। कम से कम उसके 10 बरस का क्वेश्चन तो एकदम होठ पे होना चाहिए, ताकि कोई भी किताब पढ़े तो एक आइडिया रहे कि इस एग्जाम में इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। बात समझे? गलत है ही? कौन सा सही है? केवल एक। न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जानते हैं न्यायिक समीक्षा क्या है? एक तो न्यायिक समीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है अमेरिका में। अमेरिका से ही भारत में इसे अपनाया गया है। और क्या भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का उल्लेख किसी अनुच्छेद में है? तो हम स्पष्ट कर दे कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट तौर पर न्यायिक समीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है, नहीं है। दूसरी बात, हम आपको यह बता दें, लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है, कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण बनी रहे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण बना रहे। इसी वजह से न्यायिक समीक्षा को भारत में अपनाया गया है। और देखिए, कार्यपालिका जो आदेश देता है, विधायिका जो विधि बनाता है, वो संविधान सम्मत है या नहीं है, वो संवैधानिक दायरा में है या नहीं है, यह समीक्षा जो न्यायपालिका करता है इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और अगर न्यायपालिका को लगता है कि वह संवैधानिक दायरा में है तो वह लागू रहता है, और न्यायपालिका को लगता है कि कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश और विधायिका द्वारा निर्मित विधि संवैधानिक दायरा में नहीं है तो फिर उसे निरस्त कर दिया जाता है। और आइए, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में संवैधानिक संशोधन के तहत कमी की जा सकती है? नहीं, नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है पता है? न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचा में आता है, इसी वजह से उसमें संविधान संशोधन के जरिए भी कमी नहीं की जा सकती है। तो न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचा में आता है, इसी वजह से संसद उसमें संवैधानिक संशोधन के जरिए भी कमी नहीं कर सकता है। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये बिल्डिंग है, पिलर पे बना हुआ है, पिलर को ध्वस्त कर दीजिएगा तो पिलर को ध्वस्त कर दीजिएगा तो बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाएगा, यस और नो? यस।
यस। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और यह भी प्रावधान किया कि जो प्रावधान संविधान के मूल ढांचा में आते हैं उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। बात समझे? तो आपको अगर देखा जाए तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संसद संविधान संशोधन के जरिए भी कमी नहीं कर सकता है। सही है या गलत? गलत नहीं, गलत है। संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सही है। केवल 2। सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। हाँ, सबसे बड़ी संस्था इसमें दीवानी, फौजदारी, आपराधिक हर मामला को लेकर अपील कर सकते हैं। सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है। हाँ, देखिए ना, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने को लेकर निर्णय दिया और फिर गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राहुल गांधी ने अपील सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया। तो एकदम हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। सही है। न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है। हाँ, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है ना जी, वही बात तो कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती है। सही है। कौन सत्य है? 1 2 3 4 सब। न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं? न्यायपालिका देश के नागरिकों के बीच होने वाले विवाद को निपटाता है। हाँ, नागरिक और सरकार के बीच होने वाले विवाद को निपटाता है। हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद को निपटाता है। हाँ, केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवाद को निपटाता है। हाँ, सब आंसर 1 2 3 4 सब। मिलते हैं कल, भी हम ही मिलेंगे, ठीक ना? मिलते हैं कल। धन्यवाद।